हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय सुशीला मैम, जहां पर हम नेट एग्ज़ाम में पूर्व वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज मैं लेकर आई हूं आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का 2013 जून का थर्ड पेपर। ये पेपर भले ही मैं नेट का सॉल्व करवा रही हूँ, लेकिन अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो टीजीटी, पीजीटी, एलडी, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम या फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में ये काम होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस कुछ परसेंट सेम होता है। और अगर हम किसी एक पेपर को सॉल्व करते हैं तो आगे आने वाले अन्य जो एग्ज़ाम हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं वो सब करने में भी हमें काफ़ी मदद मिलती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपने स्तर से, चाहे यूट्यूब से हो, बुक से हो, नोट्स से हो, किसी भी तरीके से आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम सॉल्व करते हैं यूजीसी नेट 2013 का थर्ड पेपर। आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रियन स्कूल के सुप्रसिद्ध संस्थापक कौन हैं? पहला W.S. जेवंस, दूसरा लियो वालरस, तीसरा नट विक्सल और चौथा है कार्ल मेंजर। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, कार्ल मेंजर। ऑस्ट्रियन स्कूल के सुप्रसिद्ध संस्थापक कार्ल मेंजर हैं। ऑस्ट्रियन स्कूल आर्थिक सोच का एक स्कूल है। यह पद्धतिगत व्यक्तिवाद पर आधारित है। यह इस धारणा पर आधारित है कि व्यक्तियों के उद्देश्य और कार्य एक सामाजिक घटना का परिणाम है। यह 19वीं और 20वीं सदी में वियना के कार्ल मेंजर, यूजीन मोहवान, फ्रेडरिक वानवाइजर के नाम से उत्पन्न हुआ। वर्तमान में इस परंपरा में काम करने वाले अर्थशास्त्री अलग अलग देशों में स्थित हैं, लेकिन उनका काम आज भी ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, स्थानापन्नों के लिए मांग की आड़ी लोच होगी। पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा शून्य और चौथा हमेशा 1 से कम। तो प्रश्न नंबर 2 का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर पहला, धनात्मक। स्थानापन्नों के लिए मांग की आड़ी लोच धनात्मक होती है। मांग की आड़ी लोच पूरक, स्थानापन्न व स्वतंत्र वस्तुओं की सापेक्षिक संबद्धता की माप है। किसी संबंधित वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी दी हुई वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो सापेक्षिक परिवर्तन होता है, इसकी माप ही मांग की आड़ी लोच होती है। प्रश्न नंबर 3 है, आरक्षित मजदूरी का अर्थ है। पहला उचित मजदूरी जिस पर मजदूर काम करने को इच्छुक हो। दूसरा जीवन निर्वाह मजदूरी जिस पर व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार है। तीसरा न्यूनतम मजदूरी जिस पर व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक है और चौथा है अधिकतम मजदूरी जिस पर व्यक्ति कार्य करने को तैयार है। तो प्रश्न नंबर 3 का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, न्यूनतम मजदूरी जिस पर व्यक्ति कार्य करने को तैयार है। श्रम अर्थशास्त्र में आरक्षित मजदूरी को सबसे कम मजदूरी दर है। इसमें कम मजदूरी पर व्यक्ति काम करने को तैयार नहीं रहता। आरक्षित मजदूरी से कम मजदूर मिलने पर व्यक्ति काम करने के स्थान पर अतिरिक्त अवकाश प्राप्त करना अधिक पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्पादन के आर्थिक क्षेत्र में शामिल है। पहला सभी सम उत्पाद वक्रों के धनात्मक रूप से ढलवा भाग। दूसरा सभी सम उत्पाद वक्रों के ऋणात्मक रूप से ढलवा भाग। तीसरा सभी सम उत्पाद वक्रों के मध्य भाग और चौथा है सभी सम उत्पाद वक्रों के उच्चतम बिंदु। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, सभी सम उत्पाद वक्रों के ऋणात्मक रूप से ढलवा भाग। उत्पादन के आर्थिक क्षेत्र में सभी सम उत्पाद वक्रों के ऋणात्मक ढाल सम्मिलित हैं। उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादक कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहता है। इसके लिए वह
विभिन्न साधनों के अनुकूलतम संयोग की खोज करता है। वह साधनों का अनुकूलतम संयोग समुत्पादक वक्रों की सहायता से खोजता है। प्रश्न नंबर 5, प्रतिस्थापन की लोच है। पहला, महंगे आगतों के लिए सस्ते आगतों का प्रतिस्थापन। दूसरा, जिस दर पर आगतें श्रम एवं पूंजी प्रतिस्थापित की जाती हैं। तीसरा, आगत कीमत अनुपात में परिवर्तन के लिए आगत अनुपात की प्रक्रियाशीलता। और चौथा है आगत कीमतों और सस्ते आगतों के प्रतिस्थापन की प्रतिक्रिया का माप। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, आगत कीमत अनुपात में परिवर्तन के प्रति आगत अनुपात की प्रतिक्रियाशीलता का माप। प्रश्न नंबर 6 है, गेम थ्योरी मॉडल के सामरिक नीतियों में शामिल है। पहला, कीमत बदलने के संभाव्य विकल्प। दूसरा, नूतन अथवा विभेदित उत्पाद को विकसित करना। तीसरा, नूतन या भिन्न विज्ञापन अभियान को प्रारंभ करना। और चौथा, अतिरिक्त क्षमता निर्मित करना। हमारी कूट हो जाएंगी बी और सी, दूसरा ए और बी, तीसरा ए बी सी और चौथा है ये सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, सभी। गेम थ्योरी के मॉडल में एक अल्पाधिकारी अपनी प्रविधि अपनाते समय यह मान लेता है कि उसका प्रतिद्वंदी जिस प्रविधि का चयन करेगा वह उसके लिए सबसे अधिक हानिकारक होगी। अर्थात अल्पाधिकारी सुरक्षित खेल की नीति को अपनाएगा। अल्पाधिकारियों में संघर्ष की प्रवृत्ति पूर्णतः प्रत्येक पत्ती के खेल के समान की है तथा दोनों खिलाड़ियों के लिए खेल के परिणाम का जोड़ एक स्थिर राशि होती है। प्रश्न नंबर 6 है, पेरेटो इष्टतम का तात्पर्य है। पहला, संसाधन आवंटन जिसके लिए पेरेटो सुधार संभव है। दूसरा, संसाधन आवंटन जिसमें सामाजिक सुधार संभव है। तीसरा, संसाधन आवंटन जिसके लिए कम से कम एक बेहतर है और कोई भी बेहतर नहीं है। और चौथा है संसाधन आवंटन जिसके लिए कोई पेरेटो सुधार नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, संसाधन आवंटन जिसके लिए कोई पेरेटो सुधार नहीं है। पेरेटो इष्टतम का तात्पर्य वह संसाधन आवंटन है जिसके लिए कोई पेरेटो सुधार नहीं है। पेरेटो अपने अनुकूलतम सिद्धांत में बताते हैं कि सामाजिक कल्याण के लिए अनुकूलतम वितरण आवश्यक है। पेरेटो के अनुसार समाज में अनुकूलतम वितरण उस समय पाया जाता है जब किसी एक व्यक्ति के कल्याण में कमी किए बिना दूसरे व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि करना संभव ना हो। इसे ही पेरेटो अनुकूलतम कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, अल्पाधिकार का मॉडल जिसमें एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय द्वारा उत्पादन करने से पहले अपना उत्पादन निर्धारित करता है। पहला, कूनो का अल्पाधिकार मॉडल। दूसरा, वर्ट्रेन का अल्पाधिकार मॉडल। तीसरा, स्टेकल वर्ग का अल्पाधिकार मॉडल। और चौथा है चैम्बरलिन का अल्पाधिकार मॉडल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, वर्ट्रेन का अल्पाधिकार मॉडल। अल्पाधिकार का मॉडल जिसमें एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय द्वारा उत्पादन करने से पहले अपना उत्पादन निर्धारित करता है, वर्ट्रेन का अल्पाधिकार मॉडल कहलाता है। फ्रेंच अर्थशास्त्री जोसेफ वर्ट्रेन ने क्रूनो के द्विअधिकारी मॉडल के समाधान की आलोचना करते हुए एक स्थानापन्न मॉडल प्रस्तुत किया। वर्ट्रेन के मॉडल में प्रत्येक उत्पादक अपनी कीमतों को परिवर्तित करते हैं, अपनी उत्पादन मात्रा को नहीं। दोनों की उत्पादन लागतें समान हैं तथा वे स्थिर कीमत लागत दशाओं में उत्पादन करते हैं। उत्पादकों की उत्पादन क्षमता असीमित है।
प्रश्न नंबर 9 है, अभिकथन दिया है कि निबंध लागतें आर्थिक निर्णयों के लिए प्रासंगिक हैं नहीं हैं। कारण दिया है कि ऐसे संसाधनों की अक्सर लागत शून्य होती है। कूट दिया गया है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा, ए सही है परंतु आर सही नहीं है। तीसरा, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और चौथा है, आर सही है परंतु ए गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। निम्न लागतें आर्थिक निर्णयों के लिए प्रासंगिक नहीं है। इनका प्रयोग केवल एक क्रिया में किया जाता है। इन लागतों का कोई वैकल्पिक प्रयोग भी नहीं होता क्योंकि इनकी अवसर लागत कैसी होती है? शून्य होती है। अवसर लागत क्या है? प्रत्येक साधन को कई तरीकों से जब प्रयोग किया जाता है लेकिन साधन की सीमितता के कारण उसको सभी प्रयोगों में पूर्ण रूप से प्रयुक्त नहीं किया जाता। प्रश्न नंबर 10 दिया है, हमें सूची मिलान करना है। यहाँ पर हमें सूची फर्स्ट एंड सेकंड दी गई है, तो आइए इसको देख लेते हैं। किसके अनुसार रोजगार और उत्पादन श्रम बाजार के आपूर्ति श्रम पक्ष में है? कारकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। दूसरा, क्लासिकल पदबंध किसने प्रतिपादित किया? तीसरा, समग्र आपूर्ति फलन निकालने के लिए परंपरावादी उत्पादन फलन का प्रयोग किसने किया? और चौथा है, रेखीय समग्र उपभोग फलन का उपयोग किसके द्वारा किया गया? यहाँ पे दिया है पहला कार्ल मार्क्स परंपरावादी अर्थशास्त्री, जे.एम. किंग और कीन्सवादी अर्थशास्त्री। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2। रोजगार उत्पादन श्रम बाजार की आपूर्ति किसके द्वारा दी गई है? परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के द्वारा। दूसरा क्या दिया है हमें? क्लासिकल पदबंध किसने प्रतिपादित किया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया। तीसरा है समग्र आपूर्ति फलन निकालने के लिए, तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा थर्ड ही है जे.एम. किंग्स। और रेखीय समग्र उपभोग फलन ये किंग्सवादी अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया था। तो इस तरीके से हमारी तालिका पूर्ण हो जाती है। प्रश्न नंबर 11 है, स्थायी आय परिकल्पना अनुप्रस्थ कार्ड और समय सारणी आंकड़ों के अनुरूप होती है क्योंकि विकल्प हैं उच्च आय वर्गीय परिवार बचतकर्ता होते हैं क्योंकि उनकी चालू आय में धनात्मक क्षणिक संगठक शामिल होता है। दूसरा, उच्च आय वर्गीय परिवार बचतकर्ता होते हैं क्योंकि उनकी चालू आय में ऋणात्मक क्षणिक या अस्थायी संगठक होते हैं। तीसरा है, निम्न आय वर्गीय परिवार बचतकर्ता होते हैं क्योंकि उनकी चालू आय में ऋणात्मक क्षणिक या अस्थायी संगठक होते हैं। और चौथा है, निम्न आय वर्गीय परिवार बचतकर्ता होते हैं क्योंकि उनकी चालू आय में धनात्मक क्षणिक अस्थायी संगठक होते हैं। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 1। उच्च आय वर्गीय परिवार बचतकर्ता होते हैं। स्थायी आय परिकल्पना अनुप्रस्थ काट और समय सारणी आंकड़ों के अनुरूप होती है क्योंकि उच्च आय वर्गीय परिवार बचतकर्ता होते हैं तथा उनकी चालू आय में धनात्मक क्षणिक संगठक शामिल होता है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, जब प्रतिस्थापन निवेश समयोपरि स्थिर रहता है तो निवल निवेश सकल निवेश की तुलना में ज़्यादा स्थिर होता है। दूसरा, जब प्रतिस्थापन निवेश समयोपरि स्थिर रहता है तो सकल निवेश निवल निवेश की तुलना में ज़्यादा स्थिर होता है। तीसरा है, प्रतिस्थापन निवेश उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि गुणा पूंजी उत्पादन अनुपात के बराबर होता है। और चौथा है, जब पूंजी उत्पादन अनुपात घटता है तो निवल निवेश भी अधिक होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2। जब प्रतिस्थापन निवेश समयोपरि स्थिर रहता है तो सकल निवेश निवल की तुलना में
ज़्यादा स्थिर होता है। यह कथन सही है। पूंजी स्टॉक में वृद्धि को निवेश कहा जाता है। जब देश की आय में वृद्धि होती है तो निवेश की मात्रा बढ़ती है, अर्थात निवल निवेश आय तथा उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप बढ़ता है। अतः जब प्रतिस्थापित निवेश समय पर ही स्थिर रहता है तो सकल निवेश निवल निवेश की तुलना में ज़्यादा स्थिर होता है। प्रश्न नंबर 13 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो यहाँ पर अर्थशास्त्री और उनकी पुस्तक या फिर सिद्धांत दिया गया है। पहले है इन्वेंट्री थ्योरी अप्रोच या उपागम, दूसरा नगद शेष उपागम, तीसरा पोर्टफोलियो इष्टमीकरण उपागम और चौथा है परिमाणात्मक सिद्धांत। तो चलिए हम मिलाने का प्रयास करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 4। अब हम मिला लेते हैं कैसे। इन्वेंट्री थ्योरेटिकल अप्रोच या उपागम जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, जेम्स कोहन के द्वारा दिया गया है। दूसरा दिया है हमें नगद शेष उपागम, ये किसके द्वारा दिया गया है, कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री के द्वारा। तीसरा है पोर्टफोलियो इष्टमीकरण उपागम है थर्ड WJ बॉमोल। और चौथा दिया है मुद्रा परिमाणात्मक सिद्धांत है, किसके द्वारा दिया गया है, मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, अभिकथन दिया गया है कीन्स के अनुसार व्यक्ति या तो नगद या समस्त बॉन्ड रखते हैं। कारण क्या है, क्योंकि उनके अनुसार मुद्रा की सट्टा मांग अनिश्चितता के साथ संबंधित है। हमें कूट दिया गया है कि A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या है। दूसरा A तथा R दोनों सही हैं परंतु R A की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है A सही है परंतु R सही नहीं है। और चौथा है A और R दोनों सही नहीं हैं। तो प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, A सही है परंतु R सही नहीं है। कीन्स के अनुसार व्यक्ति मुद्रा को तरल रूप में या फिर बॉन्ड के रूप में रखते हैं। उन्होंने मुद्रा को तरल या नगद रखने की इच्छा को तरलता अधिमान नाम दिया। और फिर उन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति मुद्रा की मांग 3 उद्देश्य के लिए करता है। पहला व्यावसायिक अथवा लेन देन, दूसरा सतर्कता और तीसरा सट्टा। प्रश्न नंबर 15 है, संचय के स्वर्णिम नियम की सही व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। यह है कि प्रति व्यक्ति पूंजी, जहाँ पर पहला प्रति व्यक्ति बचत और प्रति व्यक्ति निवेश अधिकतम है। दूसरा पूंजी की सीमांत उत्पादकता जनसंख्या की वृद्धि की दर के बराबर है। तीसरा पूंजी की सीमांत उत्पादकता बचत अनुपात के बराबर है। और चौथा है पूंजी के सापेक्ष उत्पादन की लोच बचत अनुपात के बराबर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, प्रति व्यक्ति बचत और प्रति व्यक्ति निवेश अधिकतम है। संचय के स्वर्णिम नियम की अगर हम बात करते हैं कि प्रति व्यक्ति पूंजी जहां प्रति व्यक्ति बचत और प्रति व्यक्ति निवेश में अधिकतम है। इस नियम के अनुसार स्वर्ण युग में जब बचत दर लाभ दर के बराबर हो जाती है तब प्रति व्यक्ति उपभोग अधिकतम हो जाता है। यदि बचत लाभ दर से कम होती है तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्य अधिकतम उपभोग से कम रहता है। दूसरी ओर यदि बचत दर अधिक होती है तो प्रति व्यक्ति उपभोग घट जाता है। अतः बचत की एक विशिष्ट लक्ष्य की स्वर्णिम युग के प्रति अपने उपभोग के लिए देखता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। पहला विशेषतया उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति और त्वरक गुणांक के उच्च मूल्य पर विस्फोटक गैर दोलनों चक्र जिसके द्वारा प्रतिपादित व्यापार चक्रों के मॉडल में पाए जाते हैं। पहला पॉल ए सैमुअल्सन, दूसरा JR हिक्स, तीसरा निकोलस कार्लडोर और चौथा ये सभी।
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1 पॉल ए सैमुअल्सन। विशेषतः उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति और त्वरक गुणांक के उच्च मूल्य पर विस्फोटक गैर दोलनी वक्र पॉल ए सैमुअल्सन द्वारा प्रतिपादित व्यापार चक्रों के मापदंड में पाए जाते हैं, जिसके कारण एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को विस्तार, सुस्ती, मंदी और पुनरुत्थान की अवस्था आती है। प्रश्न नंबर 17 है, ISLN रूपरेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मिथ्या है? पहला, किंग्सवादी गुणांक का मूल्य जितना निम्न है और निवेश मांग की ब्याज संवेदनशीलता जितनी निम्न है, IS वक्र उतनी ही अति प्रवण होगी। दूसरा, जब मुद्रा मांग पूर्णतः ब्याज लोचदार है और निवेश पूर्णतः ब्याज लोचदार है तो क्राउड आउट प्रभाव होगा। तीसरा, जब मुद्रा मांग की ब्याज संवेदनशीलता उच्च है और निवेश मांग की ब्याज संवेदनशीलता निम्न है तो राजकोषीय नीति कम से कम प्रभावी होती है और मौद्रिक नीति सर्वाधिक होती है। और चौथा है, पीगू प्रभाव तरलता जाल के अंदर भी मौद्रिक नीति के प्रभाव पूर्णता वापस ले जाता है। तो प्रश्न नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3। जब मुद्रा मांग की ब्याज संवेदनशीलता उच्च है और मांग निवेश की ब्याज संवेदनशीलता निम्न है तो राजकोषीय नीति कम से कम प्रभावी होती है। मौद्रिक नीति में परिवर्तन का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव एक एलन वक्र पूर्ति को स्थिर मानकर बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, अभिकथन दिया है राजकोषीय नीति बंद अर्थव्यवस्था की अपेक्षा खुली अर्थव्यवस्था में कम प्रभावी होती है। कारण क्या है? क्योंकि खुली अर्थव्यवस्था में गुणक का मूल्य बंद अर्थव्यवस्था की अपेक्षा कम होता है। विकल्प हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, ए सही है परंतु आर गलत है। और चौथा, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत करारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण के उन क्रियाकलापों की विवेचना की जाती है जिनके द्वारा सरकारी राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार तथा मूल्य स्तर के संबंध में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास करती है। राजकोषीय नीति बंद अर्थव्यवस्था से अधिक प्रभावी होती है। प्रश्न नंबर 19 है, सम्मिलित, जिसे हम एम्बेडेड के नाम से जानते हैं, तकनीकी परिवर्तन मॉडल किस उत्पादन फलन पर आधारित है? पहला, CES, दूसरा कॉब डगलस, तीसरा ट्रांसलॉग और चौथा है VES। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, कॉब डगलस। कॉब डगलस। अब इसमें हम एक छोटा सा रेखा चित्र बनाते हैं, आप सभी भी बनाने का प्रयास करें। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये एक हमारी प्रोडक्शन रेखा जाती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि QRS और यहाँ ये प्रोडक्शन P, C1, C2, C3, यहाँ पे हम देते हैं L1, L2 और L3। ये हमारा X है एंड ये हमारी Y रेखा है। अब यहाँ पे होता क्या है, उपयुक्त रेखा चित्र में हम क्या देखें कि ये O और X, OX अक्ष पर पूंजी आगत को OY अक्ष पर लिया गया है। उत्पादन की 100 इकाइयाँ, मतलब सबसे पहले ये जो हमारी इकाई उत्पादित की जा रही है ये कितनी है हमारी 100। 100 इकाइयाँ उत्पादित करने के लिए OC1 इकाइयाँ तथा श्रम की O1 इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है।
जहाँ हम इस उत्पादन को बढ़ा के क्या कर रहे हैं, 200 कर रहे हैं। 200 इकाइयाँ करने पर हम क्या ले रहे हैं, C2 और L2। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी 300 इकाइयाँ उत्पादित कर रहे हैं, तो 300 इकाइयों के लिए हम C3 और L3 का ले रहे हैं। तो उत्पादन के लिए श्रम तथा पूंजी की इकाइयों को 3 गुना करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 है, यदि लाभ या ब्याज की स्थिर दर पर पूंजी उत्पादन अनुपात भी स्थिर रहता है तो तकनीकी परिवर्तन तटस्थ रहता है। इस अवधारणा को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? पहला काल्डोर, दूसरा हिग्स, तीसरा सोलो और चौथा हेरोड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 4 हेरोड। यदि लाभ या ब्याज की स्थिर दर पर पूंजी उत्पादन अनुपात भी स्थिर रहता है तो तकनीकी परिवर्तन तटस्थ रहता है। इस अवधारणा को हेरोड ने प्रतिपादित किया। हेरोड ने क्या कहा? तकनीकी प्रगति या परिवर्तन तटस्थ तभी होगी जब लाभ की एक स्थिर दर पर पूंजी की उत्पाद अनुपात भी स्थिर हो। यदि एक स्थिर लाभ दर पर तकनीकी परिवर्तन के कारण पूंजी उत्पाद अनुपात बढ़ जाता है तब तकनीकी परिवर्तन श्रम बचतकारी होगा। प्रश्न नंबर 21 है, अंतर्जात समृद्धि मॉडल किसके द्वारा विकसित किए गए? पहला केनेथ जे एरो, दूसरा पॉल एम रोमर, तीसरा रॉबर्ट ई लुकास और चौथा है RM सोलो। कूट दिए गए हैं A और B, दूसरा C और D, तीसरा A B C और चौथा है B C और D। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3 A B और C। इन तीनों के द्वारा ही अंतर्जात समृद्धि मॉडल दिया गया। अंतर्जात समृद्धि मॉडल के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मानव पूंजी में जितना ज़्यादा निवेश और नवीनीकरण होगा उत्पादन में उतनी ही वृद्धि होगी। अतः वे सरकारी और प्राइवेट संस्थानों द्वारा नए उपक्रमों में निवेश करने की प्राथमिकता देते हैं तथा व्यक्तियों व व्यावसायिकों को सृजनात्मक खोज करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, कॉल्डोर का समृद्धि मॉडल निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। विकल्प हैं, पहला उत्पादन में केवल मजदूरी और लाभ पाए जाते हैं, दूसरा निवेश उत्पादन अनुपात एक स्वतंत्र चर है, तीसरा MPS और MPC स्थिरांक हैं और चौथा है यह पूर्ण रोजगार से कम होते हैं। कूट दिया है A और D सही है, दूसरा B और C सही है, तीसरा C और D सही है और चौथा A और B सही है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4 A और B सही है। कॉल्डोर का समृद्धि मॉडल इन मान्यताओं पर आधारित है कि उत्पादन में केवल मजदूरी और लाभ पाए जाते हैं तथा निवेश और उत्पादन एक स्वतंत्र चर हैं। कॉल्डोर का प्रतिष्ठित बचत फलन आधारित है। कॉल्डोर का मानना है कि कीमतों और मजदूरों के बीच संबंध निर्धारण के लिए गुणक के नियम का प्रयोग हो सकता है। जैसे पूर्ण रोजगार की स्थिति है जिसमें उत्पादन आय दी हुई है, राष्ट्रीय आय उत्पाद में केवल मजदूरी और लाभ शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, अभिकथन दिया है किसी क्षेत्र में नवप्रवर्तन या नवीनीकरण विरले ही संबंधित क्षेत्रों में नवप्रवर्तनों को प्रोत्साहित करते हैं। कारण एक बार नवप्रवर्तन लाभकारी बन जाता है तो अन्य उद्यमी जिसे हम झुंडनुमा गुच्छों में उसके पीछे पीछे चलते हैं। कूट दिया है A सही है परंतु A सही नहीं है तथा R सही है, दूसरा A सही है R सही नहीं है, तीसरा A और R दोनों सही हैं नहीं है और चौथा है A और R दोनों सही है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1 A सही नहीं है तथा R सही है। शुम्पेटर के अनुसार आर्थिक विकास का कार्य स्वतः नहीं होता बल्कि इस कार्य को विशेष प्रयास व जोखिमों के साथ शुरू करना होता है।
यह कार्य नवप्रवर्तन या साहसी करता है। नवप्रवर्तक जब एक बार सफल हो जाता है और लाभ देने लगता है तब बड़ी संख्या में अन्य उद्यमी भी उसका एक साथ अनुकरण करते हैं। अर्थात नवप्रवर्तन का अनुकरण अन्य व्यवसायी झुंडनुमा गुच्छों में करने लगते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, अंतर्जात समृद्धि मॉडल की अवधारणाओं को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पहला, शोध द्वारा विचारों की उत्पत्ति। दूसरा, कार्य करते हुए सीखना। तीसरा, निवेश द्वारा सीखना। और चौथा, देखकर सीखना। विकल्प हैं CABD, दूसरा DCAB, तीसरा ABDC और चौथा है BDCA। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4। सबसे पहले कार्य करते हुए सीखना, दूसरे नंबर पर आता है देखकर सीखना, तीसरे नंबर पर आता है निवेश द्वारा सीखना और चौथा आता है शोध द्वारा विचारों की उत्पत्ति। प्रश्न नंबर 25 है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो हम मिलाने का प्रयास करते हैं। शिक्षा पर अधिक परिव्यय तीव्र आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर करता है। इसको किसने दिया है? TW सुल्ज ने। मतलब हम ये देखते हैं कि अब फर्स्ट का थर्ड किस किस में है। फर्स्ट का थर्ड केवल फोर्थ में है तो सीधे हमारा ये विकल्प सही हो जाएगा। आगे का मिलान हम कर लेते हैं। प्रभावों का अवसर प्रसार करता है, ये किसके द्वारा दिया गया है? गुरनार मिडल के द्वारा दिया गया है। तीसरा है हमारा जननांगी संक्रमण का सिद्धांत, जनसंख्या वृद्धि की 5 अवस्थाएं हैं, ये किसके द्वारा दिया गया है? काल्डोर के द्वारा। ये दिया गया है हमारे CP ब्लेकर के द्वारा। चौथा है विधवाओं का श्राप, ये किसके द्वारा दिया गया है? अब चूंकि हमारा एक बचा है काल्डोर, तो ये काल्डोर के द्वारा दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 में भी हमें सूची मिलान करने के लिए ही दिया गया है। पहला है खेल के पूंजीवादी नियम, दूसरा है सम्मिलित तकनीकी परिवर्तन, तीसरा है औद्योगिक रिजर्व सेना और चौथा है मानव विकास रिपोर्ट। तो हम सबसे पहला देख लेते हैं कि खेल के पूंजीवादी नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। तो जॉन रॉबिन्सन के द्वारा खेल के नियम दिए गए हैं। मतलब फर्स्ट का क्या है? फोर्थ। अब हम ये देखते हैं कि फर्स्ट का फोर्थ भी सिर्फ चौथे में ही दिया गया है, तो यहाँ पे भी हमारा विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। अब हम बाकी का मिलान कर लेते हैं। खेल के पूंजीवादी नियम जॉन रॉबिन्सन के द्वारा दिए गए हैं। दूसरा है सम्मिलित तकनीकी परिवर्तन, ये रॉबर्ट सोलो के द्वारा दिया गया है। मतलब सेकंड का थर्ड हो जाएगा। औद्योगिक रिजर्व सेना कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है और मानव विकास रिपोर्ट UNDP के द्वारा जारी की जाती है। तो इस तरीके से हमारी सही जोड़ी का मिलान हो जाता है। प्रश्न नंबर 27 में हमें अभिकथन दिया गया है कि कम विकसित देशों की विकसित देशों पर निर्भरता उनके अल्प विकास का मुख्य कारण है। कारण क्या दिया है? कि यह धनी गरीब देशों के संबंधों की अत्यधिक असमान अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी व्यवस्था के ऐतिहासिक उद्विकास के कारण हुआ है। विकल्प हैं A सही है तथा R A का सही कारण है, दूसरा A गलत है परंतु R सही है, तीसरा A और R दोनों गलत हैं और चौथा है A और R दोनों सही हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, A और R दोनों गलत है। प्रश्न नंबर 28 है, वैगनर के
वर्तमान राजकीय क्रियाओं के नियम के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रासंगिक है? पहला, सार्वजनिक व्यय निर्बाध एवं सतत ढंग से नहीं बढ़ता है। दूसरा, सार्वजनिक व्यय सीढ़ीनुमा तरीके से बढ़ता है। तीसरा, सरकार की गतिविधियों की अंतर्जात प्रवृत्ति होती है कि वे गहन रूप से तथा विस्तारित रूप से बढ़ती हैं। और चौथा है, सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा अर्थव्यवस्था तीव्र गति से बढ़ती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3। सरकार की गतिविधियों की अंतर्जात प्रवृत्ति होती है कि वे गहन रूप से तथा विस्तारित रूप से बढ़ती हैं। जैसे जैसे देश का आर्थिक विकास होता है वैसे वैसे सरकार के कार्यों में वृद्धि होती है, अर्थात जीएनपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में वृद्धि होने पर लोक व्यय अनुपात में तीव्र गति से वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 29 है, विक्रेता कर का ज़्यादा भार वहन करेगा। पहला, यदि वस्तु की मांग कम लोचशील है। दूसरा, यदि वस्तु की मांग बेलोचदार है। तीसरा, यदि वस्तु की मांग लोच अधिक है। और चौथा, यदि वस्तु की आपूर्ति की लोच अधिक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, यदि वस्तु की मांग की लोच अधिक है। किसी वस्तु पर लगाए गए कर का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच उस अनुपात में बढ़ जाता है जिस अनुपात में उस वस्तु की मांग की लोच एवं पूर्ति की लोच होती है। अन्य बातें समान रहने पर करारोपित वस्तु के लिए मांग की लोच उतनी अधिक होगी, कर का भार उतना ही अधिक होगा, विक्रेता पर होगा। प्रश्न नंबर 30 है, केंद्रीय सरकार के राजस्व खाते में गैर योजना राजस्व शामिल है। पहला, ब्याज भुगतान। दूसरा, उपदान। तीसरा, सहायता अनुदान। और चौथा है सार्वजनिक उद्यमों का। कूट दिए गए हैं ए और बी। दूसरा, ए बी और सी। तीसरा, ए बी और डी। और चौथा है ए बी सी और डी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, ए बी और सी। ब्याज भुगतान, उपदान, सहायता अनुदान, वेतन तथा पेंशन केंद्रीय सरकार के राजस्व खाते गैर योजना राजस्व में शामिल है। गैर योजनागत व्यय राजस्व व्यय का अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण घटक है। इसमें सरकार द्वारा प्रदत्त सामान्य आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर व्यापक व्यय शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, भारत का संविधान केंद्र से राज्यों को संसाधनों का हस्तांतरण किस रूप में करने की व्यवस्था करता है? पहला, कर का बंटवारा। दूसरा, ऋण। तीसरा, सहायता अनुदान। और चौथा है पंचवर्षीय योजना क्रियान्वित करने के लिए अनुदान। कूट दिए हैं, पहला ए बी और सी। दूसरा, ए और बी। तीसरा, ए सी और डी। और चौथा है ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, ए बी और सी। भारत का संविधान केंद्र से राज्यों को संसाधनों का हस्तांतरण कर का बंटवारा ऋण तथा सहायता अनुदान के रूप में करने की व्यवस्था करता है। इसकी विस्तृत व्याख्या भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में की गई है। प्रश्न नंबर 32 है, भारत में निम्नलिखित करों के क्रियान्वयन का सही कालानुक्रम बताइए। पहला, सेवा कर। दूसरा, अनुषंगी लाभ कर। तीसरा, व्यक्तिगत आय कर। और चौथा है व्यय कर। तो इस प्रश्न में जो कूट दिए गए हैं वह हैं, पहला CAPD, दूसरा CBAD, तीसरा CDAB और चौथा है DCBA। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3।
सबसे पहले व्यक्तिगत आयकर, दूसरे नंबर पर व्यय कर, तीसरे नंबर पर सेवा कर और चौथे नंबर पर अनुषंगी लाभ कर लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 33 है, कर वंचन को रोकने के लिए वर्ष 1956 में भारत के लिए काल्डोर ने आयकर के पूरक के रूप में किन करों का प्रस्ताव रखा? पहला पूंजी लाभ कर, दूसरा संपदा पर वार्षिक कर, तीसरा व्यक्तिगत व्यय कर और चौथा है उपहार कर। विकल्प हैं पहला बी और सी, दूसरा ए बी और सी, तीसरा बी सी और डी और चौथा है ये सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, ये सभी हैं। कर वंचन को रोकने के लिए वर्ष 1956 में भारत के लिए काल्डोर ने आयकर के पूरक के रूप में पूंजी लाभ कर, संपदा पर वार्षिक कर और व्यक्तिगत व्यय कर तथा उपहार कर का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि पूंजी लाभ गैर इन्वेंट्री परिसंपत्ति की बिक्री पर प्राप्त है, संपदा वार्षिक कर अचल संपत्ति है, उपहार कर वर्ष के अंदर लिए जाते हैं 50,000 से ज़्यादा कीमत पर और व्यक्तिगत व्यय संस्थाओं के वित्तीय आय पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 34 है, डंपिंग की लागत आधारित परिभाषा के अनुसार डंपिंग उस समय की जाती है जब फर्म उत्पाद को विदेश में निम्नलिखित से कम कीमत पर बेचती है। पहला औसत कुल लागत, दूसरा औसत परिवर्ती लागत, तीसरा सीमांत लागत और चौथा है औसत स्थिर लागत। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, औसत कुल लागत। डंपिंग की लागत आधारित परिभाषा के अनुसार डंपिंग उस समय की जाती है जब फर्म उत्पाद को विदेश में औसत कुल लागत से कम कीमत पर बेचती है। डंपिंग एक अंतर्राष्ट्रीय कीमत विभेद होता है जिसमें निर्यातक फर्म विदेशी मार्केट में अपनी वस्तु को कम कीमत पर बेचती है और घरेलू मार्केट में अधिक कीमत पर। विविधात्मक एकाधिकार की तरह ही राशि पतन के अंतर्गत कीमत निर्धारित होती है। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। पहला बहुपक्षीय व्यापार समझौते सदस्य देशों के बीच व्यापार प्रशुल्कों में वृद्धि करने की प्रक्रिया है। दूसरा बहुपक्षीय व्यापार समझौते व्यापार के गैर प्रशुल्क अवरोधों को बढ़ाने की प्रक्रिया है। तीसरा बहुपक्षीय समझौते प्रशुल्कों को बढ़ाने परंतु व्यापार और गैर प्रशुल्क अवरोधों को घटाने की प्रक्रिया है। और चौथा है बहुपक्षीय समझौते गेट अथवा WTO के सदस्य देशों के बीच व्यापार प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क अवरोधों को कम करने की प्रक्रिया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 4, बहुपक्षीय व्यापार समझौते गेट अथवा WTO के सदस्य देशों के बीच व्यापार प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क अवरोधों को कम करने की प्रक्रिया है जब 2 से अधिक राष्ट्र आपसी समव्यवहारों को नियमित करने के लिए किन्हीं नियमों का प्रावधान करते हैं तब उन्हें बहुपक्षीय समझौता कहा जाता है। बहुपक्षीय समझौता बहुराष्ट्रीय व्यापार समझौते का आधार प्रस्तुत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते बहुपक्षीय समझौतों का परिणाम है। इन समझौतों के परिणाम स्वरूप टैरिफ कम हो जाते हैं तथा देश के मध्य व्यापार आसान हो जाता है। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला व्यापार संबंधित निवेश उपायों जिसे हम TRIM के अनुसार, पहला विदेशी पूंजी कंपनियों पर समस्त प्रतिबंधों को हटा देना है। दूसरा निवेश के किसी भी क्षेत्र पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।
तीसरा, कच्चे माल को आयात करने की खुली छूट देनी चाहिए। और चौथा है, उत्पादन का आंशिक निर्यात अनिवार्य है। विकल्प दिए गए हैं, पहला ACD, दूसरा ABC और तीसरा ABD और चौथा है BC और D। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, B, A, B और C। प्रश्न नंबर 37 है, ब्रिटन वुड्स व्यवस्था के नाश होने का मूलभूत कारण क्या है? पहला, तरलता की समस्या, दूसरा समायोजन की समस्या, तीसरा विश्वास की समस्या और चौथा ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 4, ये सभी। ब्रिटन वुड्स व्यवस्था के नाश होने के मूलभूत कारण तरलता की समस्या, समायोजन की समस्या तथा विश्वास की समस्या थी। ब्रिटन वुड्स प्रणाली का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा मुद्रा और विनिमय दरों को स्थिर करना था। इस प्रणाली के निर्माताओं को यह विश्वास था कि मौद्रिक व्यवस्था सोने को हटाकर हासिल की जा सकती है, अतः उन्होंने पूरी दुनिया के लिए सोने के स्थान पर डॉलर का मानक तैयार किया। प्रश्न नंबर 38 में हमें सूची मिलान करना है, तो हम सीधा सूची मिलान कर लेते हैं। पहला है अग्रिम विनिमय। अग्रिम विनिमय की अगर हम बात करें तो विदेशी मुद्रा को अभी तय की गई कीमतों पर भविष्य में किसी स्थिर दर पर आय अन्य मुद्रा के बदले खरीदने या बेचने की संविदा है। तो फर्स्ट का सेकंड सही हो जाएगा। दूसरा है हेजिंग। हेजिंग क्या कहलाती है? विदेशी मुद्रा की कीमत वृद्धि के विरुद्ध विनिमय जोखिम से रक्षा करना। तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा 2 सही है। तीसरा है विवाचन। विवाचन क्या होता है? वो क्रियाविधि जो भौतिक रूप से दो पृथक बाजारों की आर्थिक रूप से एकल बाजार बनाती है। और चौथा क्या है? धातु बिंदु। तो एक देश से दूसरे देश स्वर्ण ले जाने की लागत द्वारा निर्धारित दो सीमाओं के बीच विनिमय दर का संचालन धातु बिंदु कहलाता है। प्रश्न नंबर 39 है, WTO के मंत्री समूह को कालक्रम में व्यवस्थित करें। पहला सीटल, दूसरा कैनकन, तीसरा सिंगापुर और चौथा हांगकांग। विकल्प दिए हैं CDAB, दूसरा CABD, तीसरा BCDA और चौथा है BDAC। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2। सबसे पहले सिंगापुर, दूसरे नंबर पर सीटल, तीसरे नंबर पर कैनकन और चौथे नंबर पर हांगकांग। प्रश्न नंबर 40 है, यदि हांगकांग और ताइवान का उत्पादन संभावना वक्र एक समान है तो बढ़ती अवसर लागतों के अनुसार बदलता है, तो व्यापार मांग की स्थितियों में अंतर पर निर्भर करेगा। दूसरा, व्यापार बड़े पैमाने के उत्पादन की मितव्ययताओं पर निर्भर करेगा। तीसरा, व्यापार भिन्न करेंसियों के उपयोग पर निर्भर करेगा। और चौथा है, अर्जक व्यापार के लिए कोई आधार नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर 40 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, व्यापार मांग की स्थितियों में अंतर पर निर्भर करेगा। यदि हांगकांग और ताइवान का उत्पादन संभावना वक्र
एक समान है जो बढ़ती अवसर लागतों के अनुसार बदलता है, तो व्यापार मांग की स्थितियों में अंतर पर निर्भर करेगा। हैवेलर का अंतर्राज्यीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत बढ़ती घटती एवं स्थिर लागत अवसरों की दशाओं की व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 41 है, व्यापार विक्षेप का अभिप्राय निर्यातों का उस देश को मुड़ जाना है जो स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र में स्थित हैं, जहां निम्नलिखित है। पहला, वस्तु पर उच्च प्राशुल्क, दूसरा निर्यातों पर उच्च प्राशुल्क, तीसरा वस्तु पर कम प्राशुल्क और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, वस्तु पर कम प्राशुल्क। व्यापार विक्षेप का अभिप्राय निर्यातों का उस देश की ओर मुड़ जाना है जो स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र में स्थित है, जहां वस्तु पर कम प्राशुल्क लगता है, क्योंकि प्राशुल्क कम होने के कारण वस्तु का मूल्य उस क्षेत्र में कम होगा, जिससे निर्यातक देश को अपेक्षाकृत ज़्यादा लाभ होगा। प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला, आरबीआई, दूसरा एसबीआई, तीसरा नाबार्ड और चौथा एलआईसी। तो उपयुक्त वित्तीय मध्यस्थ हैं। पहला उपरोक्त सभी, दूसरा बीईसीडी, तीसरा बी और सी और चौथा है बी और डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 4, बी और डी। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वित्तीय मध्यस्थ हैं। एक वित्तीय मध्यस्थ एक संस्था या व्यक्ति है जो वित्तीय लेन देन की सुविधा के लिए विभिन्न दलों के बीच एक बिचौलिए के रूप में कार्य करती है। वित्तीय मध्यस्थ उन लोगों से धन प्राप्त करते हैं जिनके पास अतिशेष पूंजी होती है तथा निवेशकर्ताओं को जिन्हें वांछित गतिविधियों के लिए धन की आवश्यकता होती है ऋण के रूप में देते हैं। एसबीआई तथा एलआईसी वित्तीय मध्यस्थ हैं। प्रश्न नंबर 44 है, वास्तविक शेष प्रभाव किससे संबंधित है। पहला, जनता के पास असल नकद शेषों के मूल्य में परिवर्तन से अर्थव्यवस्था में उत्पन्न प्रभाव। दूसरा, वाणिज्यिक बैंकों के पास असल नकद शेषों के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में उत्पन्न प्रभाव। तीसरा, बहुराष्ट्रीय बैंकों के पास असल नकद शेषों के मूल्य में परिवर्तन से अर्थव्यवस्था में उत्पन्न प्रभाव। और चौथा है एनबीएफआई के पास असल नकद शेष के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में उत्पन्न प्रभाव। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, जनता के पास असल नकद शेषों के मूल्य परिवर्तन से अर्थव्यवस्था में उत्पन्न प्रभाव। प्रश्न नंबर 45 है, अभिकथन दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद के जरिए मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करता है। कारण क्या है। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का परिणाम निवेश तथा रोजगार में विस्तार हो सकता है। कूट दिया है। पहला, ए तथा आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या है। दूसरा, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर एक की व्याख्या नहीं है। तीसरा, ए और आर दोनों गलत है। और चौथा है ए सही है परंतु आर गलत है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि करने के लिए प्रतिभूतियों को खरीदता, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की माप में वृद्धि हो जाती है। अर्थात अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि हो जाती है तथा ब्याज दर गिर जाती है, जिससे निवेश में वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 46 में सूची दी गई है, तो सूची मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले दिया है साधारण जमा प्रणाली। साधारण
जमा प्रणाली किससे संबंधित है? धात्विक रिजर्व बैंक की 100% प्रत्याभूति से। मतलब फर्स्ट अब हम देखते हैं फर्स्ट दो जगह दिया गया है, दूसरे में और चौथे में। तो अगले विकल्प की ओर चलते हैं। अधिकतम न्यासी या विश्वसनीय प्रणाली, ये क्या है? अधिकतम नोट जारी करना, तो सेकंड का थर्ड हो जाएगा। सेकंड का थर्ड किस में दिया है? विकल्प नंबर 4 में, तो विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। तीसरा है प्रतिशत जमा प्रणाली। प्रतिशत जमा प्रणाली कुल नोटों का कुछ प्रतिशत विशेष रूप में रखा जाना है, तो इस प्रश्न का हो जाएगा हमारा थर्ड का सेकंड। चौथा है बोनस जमा प्रणाली, तो फोर्थ का फोर्थ हो जाएगा हमारा IOU के रिजर्व और अल्पकालिक ऋण। प्रश्न नंबर 47 है, सूक्ष्म लघु और मध्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार सूक्ष्म उद्यम वह है जिनकी निवेश राशि है पहला 25 लाख, दूसरा 25 से 5 करोड़, तीसरा 5 करोड़ से 10 लाख और चौथा है 10 करोड़। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 1, 25 लाख। छोटे लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 के उन्होंने विभाजित किया है। प्रश्न नंबर 48 में भी हमें सूची मिलान करना है। हम देख लेते हैं कि रंगराजन समिति किससे संबंधित है? रंगराजन समिति का गठन 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष श्री रंगराजन ने की अध्यक्षता में किया गया था। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है? रंगराजन समिति PSE में अंशों का विनिवेश, ये हमारा सही हो जाएगा रंगराजन समिति के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के ये अध्यक्ष थे। चलिए दूसरा क्या दिया गया है? करवे कमेटी। करवे कमेटी 1955 में लघु उद्योगों के विकास की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो यहाँ पे लघु विकास रिपोर्ट हो जाएगा दूसरा। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें कि फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट, ये हमें विकल्प नंबर 3 में दिया गया है। अगला क्या है हमारा? डॉक्टर RK हजारी कमेटी किससे संबंधित है? औद्योगिक विकास तथा रेगुलेशन एक्ट 1951, तो हमारा थर्ड का फोर्थ हो जाएगा। और अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी किससे संबंधित है? लोक उद्यम नीति का पुनरावलोकन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 49 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितने कार्य अवसर सृजन करता था? पहला 15 मिलियन कार्य अवसर, दूसरा 35 मिलियन कार्य अवसर, तीसरा 58 मिलियन कार्य अवसर और चौथा है 100 मिलियन कार्य अवसर। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, 58 मिलियन कार्य अवसर। 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 58 मिलियन कार्य अवसर का सृजन करता था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र तथा आर्थिक समावेशी विकास था। आर्थिक समृद्धि दर का लक्ष्य 9% रखा गया, जबकि प्राप्ति 7.9% रही। कृषि की वृद्धि दर का लक्ष्य 4% रखा गया था तथा प्राप्ति कितनी हुई थी? 3.2%। प्रश्न नंबर 50 है, असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में बना था? पहला 2001, दूसरा 2005,
तीसरा 2008 और चौथा है 2012। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, 2008। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2008 में बना। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ऐसे मजदूर जिन्हें जीवन एवं अपंगता बीमा, स्वास्थ्य देखभाल और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षाएं उपलब्ध नहीं हैं आते हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तैयार करने के लिए धन की कमी ना रहे। प्रश्न नंबर 51 है, वर्ष 2006-07 में भारत की जीडीपी में उद्योग के हिस्से का क्या अनुमान लगाया गया था? पहला 20%, दूसरा 15%, दूसरा 45% और चौथा है 26%। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, 26%। वर्ष 2006-07 में भारत की जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में उद्योग के हिस्सों का 26% अनुमान लगाया गया था। एक वर्ष में उत्पादित घरेलू सीमा के भीतर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जीडीपी की गणना भारत का केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है और वर्ष 2020-21-22 के दौरान रियल जीडीपी में 92% की वृद्धि का अनुमान है। अब इसे ज्ञात कैसे किया जाता है? जीडीपी C+I+G, यहाँ पे C उपभोग है, I निवेश है और G सरकारी व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। प्रश्न नंबर 52 है, निशेषनीय प्राकृतिक संसाधनों के बारे में होल्डिंग नियम के अनुसार निशेषनीय प्राकृतिक संसाधनों की कीमत परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ब्याज की दर, दूसरा श्रम लागत, तीसरा खदानों का किराया एवं स्वायत्त शुल्क और चौथा है उत्पादन लागत और खदानों का स्वायत्त। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 1, ब्याज की दर। निशेषनीय प्राकृतिक संसाधनों के बारे में होल्डिंग नियम के अनुसार निशेषनीय प्राकृतिक संसाधनों की कीमत परिवर्तन के लिए ब्याज दर का उपयोग किया जाता है। पीगू कर के बारे में उत्तर समझाइए। पहला, क्रिया की कुल लागतों का बाजार में अंतरीकरण करने के लिए समाधान प्रदान करता है। दूसरा, सार्वजनिक नीति के जरिए प्रदूषकों के उत्पादन को कम करने का हल प्रदान करता है। तीसरा, वास्तविक क्षेत्र में कारक की उत्पादकता को बढ़ाने में सहायता करता है और चौथा, यह निष्कर्षण कर की तरह कार्य करता है। विकल्प हैं पहला और दूसरा, दूसरा सी और डी, तीसरा ए, बी और डी और चौथा है ए, बी, सी और डी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, ए, बी और डी। पीगू कर निजी व्यक्तियों द्वारा व्यवसायों के खिलाफ समाज के लिए प्रतिकूल दुष्प्रभाव पैदा करने वाली गतिविधियों में संलग्न होने के कारण मूल्यांकन किया गया है। प्रतिकूल प्रभाव लगाते हैं जिन्हें वस्तु के बाजार मूल्य में शामिल नहीं किया जाता। प्रश्न नंबर 54 है, पर्यावरण अर्थशास्त्र में उपयोग किए जाने वाली प्रासंगिक मूल्यांकन प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? पहला, यह केवल प्रदूषकों के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा, यह सिर्फ धनात्मक उपयोगिताओं युक्त मदों के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा, यह बाजार विफलताओं के अंतर्गत मदों के लिए उपयोग किया जाता है और चौथा है, यह सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 3,
यह बाजार विफलताओं के अंतर्गत मदों के लिए उपयोग किया जाता है। पर्यावरण अर्थशास्त्र का केंद्र बाजार विफलता की अवधारणा है। बाजार की विफलता क्या है? जब बाजार कुशलता के साथ साधनों का आवंटन करने में विफल रहता है। बाजार की विफलता तब होती है जब बाजार सबसे बड़े सामाजिक कल्याण को उत्पन्न करने के लिए दुर्लभ संसाधनों का आवंटन नहीं करता है। प्रश्न नंबर 55 है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर किसका परिणाम है? पहला, आशोधित जन्म दर, दूसरा आशोधित मृत्यु दर, तीसरा प्रवास और चौथा विवाह। विकल्प दिए हैं केवल ए, दूसरा केवल सी, तीसरा केवल बी और डी और चौथा है केवल ए और बी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 4, केवल ए और बी। आशोधित जन्म दर किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में पंजीकृत जीवित बच्चों की संख्या। दूसरा है आशोधित मृत्यु दर, किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की अत्यंत सरल विधि है कि एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या आशोधित मृत्यु दर कहलाती है। प्रश्न नंबर 56 है, कुल प्रजनन दर और सकल पुनरुत्पादन दर के बीच संबंध के बारे में सही कथन बताइए। पहला, TFR बड़ा है GFR संभव है। दूसरा, TFR बराबर GFR संभव है। तीसरा, TFR छोटा है GRR संभव है। और चौथा है उपरोक्त सभी संभव है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, TFR बड़ा है GFR से। प्रश्न नंबर 57 है, जब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही होती है तो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कृषि का हिस्सा क्यों कम होता है? पहला, खाद्य निकृष्ट वस्तुएं सम बन जाती हैं। दूसरा, कृषि का विकास बहुत तेज नहीं हो सकता। तीसरा, औद्योगिक क्षेत्र तेजी से विकास करता है। और चौथा, औद्योगिक क्षेत्र पर सार्वजनिक व्यय पर्याप्त नहीं होता है। कोड दिए गए हैं A, B, C और D। चौथा, दूसरा B, C और D, तीसरा B और C और चौथा है A, B और D। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, A, B, C और D चारों सही हैं। प्रश्न नंबर 58 है, भारत में GDP में मत्स्य पालन का हिस्सा हाल ही के वर्षों में लगभग कितना रहा? पहला, 0.8%, दूसरा 1.2%, तीसरा 1.7% और चौथा है 1.2%। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 1, 0.8%। भारत में GDP में मत्स्य पालन का हिस्सा हाल ही के वर्षों में 0.8% रहा। वर्ष 2014-15 के दौरान मत्स्य उद्योग का GDP में हिस्सा लगभग 1% है तथा कृषि का हिस्सा GDP के हिस्से के 5.08 है। तो कृषिगत निर्यात में इसका हिस्सा 1.8% है। भारत विश्व का दूसरे सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। इसका योगदान वैश्विक उत्पादन में 7.5% है। प्रश्न नंबर 59 है, भारत के खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत क्या है? पहला, न्यूनतम समर्थन कीमत। दूसरा, किसानों को दिया गया बोनस प्लस परिवहन लागतें। दूसरा, न्यूनतम समर्थन कीमत प्लस बोनस प्लस ब्याज की लागत। तीसरा, न्यूनतम समर्थन कीमत, दूसरा बोनस, प्रापण आकस्मिकताएं प्लस गोदामों का प्रभार। चौथा है न्यूनतम समर्थन कीमत, प्रापण आकस्मिकताएं तथा वितरण की
लागत। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4। न्यूनतम समर्थन कीमत, बोनस समेत यदि कुछ है तो, प्लस प्रापण आकस्मिकताएं प्लस वितरण लागत। प्रश्न नंबर 60 है, कृषि यंत्रीकरण का क्या अभिप्राय है? पहला, खेती के कार्यों के लिए सिर्फ मशीनों का प्रयोग करना। दूसरा, खेती के कार्यों के लिए ऊर्जा के यांत्रिक स्रोतों द्वारा ऊर्जा के जैविक स्रोतों का प्रतिस्थापन। तीसरा, कृषि उत्पादन के लिए मशीनों, ट्रैक्टरों, ट्यूबवेलों इत्यादि का उपयोग करना। चौथा है, कृषि उत्पादन के लिए मृदा परीक्षण और सत्यापन किए गए बीजों के उपयोग के अलावा मशीनों, ट्रैक्टरों और ट्यूबवेल उर्वरकों का उपयोग करना। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2। कृषि यंत्रीकरण का अभिप्राय खेती के कार्यों के लिए ऊर्जा के यांत्रिक स्रोतों द्वारा ऊर्जा के जैविक स्रोतों का प्रतिस्थापन से है। कृषि औजारों जैसे हलों, दरांती, खुरपी, फावड़ा आदि के स्थान पर आधुनिक मशीनों व उपकरणों का उपयोग करना। इसी प्रकार फसल काटने का कार्य हार्वेस्टर, थ्रेसर से करना, सिंचाई कुओं व बैलों से न करके पंप सेट करना आदि कृषि यंत्रीकरण है। प्रश्न नंबर 61 है, अर्थव्यवस्था में अंतरक्षेत्रीय व्यापार शर्तों का संबंध किससे है? पहला, किसानों द्वारा दी गई प्राप्त कीमतों का अनुपात। दूसरा, कृषि वस्तुओं की घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय कीमत का अनुपात। तीसरा, वो शर्तें जिन पर सरकार कृषि उत्पादन खरीदती है। और चौथा, विदेशी बाजारों में औद्योगिक उत्पादों का व्यापार। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 1। अर्थव्यवस्था में अंतरक्षेत्रीय व्यापार शर्तों का संबंध किसानों द्वारा दी गई व्यापार के कई रूपों से होते हैं, जैसे अंतरक्षेत्रीय व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि। प्रश्न नंबर 62, यदि उपयोगिता फलन u बराबर f(x,y) है और कुल उपयोगिता u है और x और y दो उपभोग वस्तुएं हैं, यदि बजट निरोध है तो CPU जहाँ px py कीमतें हैं तो उपयोगिता होगी पहला प्रश्न नंबर 63 है, यदि प्रतियोगी फर्म का कुल लागत फलन और बाजार मांग फलन क्रमशः C बराबर 1/3 गुणित है तो बताइए कौन से लाभ पर उत्पादन का स्तर अधिकतम होगा? विकल्प हैं, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 3। प्रश्न नंबर 64 है, जिस आगत निर्गत मॉडल में अंतर्जात अंतिम मांग सदिश होता है वह क्या कहलाता है? पहला, खुला आगत निर्गत मॉडल। दूसरा, बंद आगत निर्गत मॉडल। तीसरा, स्थैतिक आगत निर्गत मॉडल और चौथा है गत्यात्मक आगत निर्गत मॉडल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, बंद आगत निर्गत मॉडल। जिस आगत निर्गत मॉडल में अंतर्जात अंतिम मार्ग सदिश होता है वह बंद आगत निर्गत मॉडल होता है। लियोनतीफ ने स्थैतिक आगत निर्गत मॉडल का खुला एवं बंद मॉडल विकसित किया। बंद
आगत निर्गत मॉडल में अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति विद्यमान रहती है तथा सरकारी प्रतिक्रिया अथवा हस्तक्षेप अनुपस्थित रहता है, जिसके अंतर्गत विदेशी व्यापार तथा पूंजी निवेश संबंधी समस्याओं व प्रायोगिक तत्वों की उपेक्षा की जाती है। प्रश्न नंबर 65 है, मान लीजिए दो समाश्रयण रेखाएं क्रमशः 3x बराबर 10 प्लस 5y और 4y बराबर 5 धन 15x है, तो फिर x और y के बीच समाश्रयण गुणांक होगा। पहला -0.40, दूसरा 0.40, तीसरा 0.86 और चौथा है ±1.05। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, 0.40। प्रश्न नंबर 66 है, मान लो कि y बराबर a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस ई स्वरूप का समीकरण है। y बराबर -6.79 प्लस 1.79 x1 प्लस 0.97 x2 और ऐसी अल्फ़ा 1.32 है, तो ऐसी a1 0.41 है और ऐसी है। तो परीक्षण करने के लिए परीक्षण सांख्यिकी होगी। पहला 5.144, दूसरा 4.366, तीसरा 1.830 और चौथा है 3.377। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, 4.366। चलिए फिर से सही मिलान कर लेते हैं। पैमाने के वर्धमान प्रतिफल का सूत्र क्या है? अल्फा प्लस बीटा बड़ा है 1 से, फर्स्ट का सेकंड विकल्प नंबर 3 में ही दिया गया है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। हम बाकी मिलान कर लेते हैं। पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल का संबंध है अल्फा प्लस बीटा छोटा है किससे? 1 से। तीसरा है पैमाने की स्थिर प्रतिफल क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर है 1 के। और कारकों के ह्रासमान प्रतिफल में क्या होता है? अल्फा बीटा छोटा किससे है? 1 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 68 है, विषम विसारिता की उपस्थिति में सर्वोत्तम रेखीय अनभिनत या निष्पक्ष आकलक किस विधि द्वारा प्रदान होते हैं? पहला साधारण न्यूनतम वर्ग, दूसरा अप्रत्यक्ष न्यूनतम वर्ग, तीसरा भारित न्यूनतम वर्ग और चौथा है साधक चर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, भारित न्यूनतम वर्ग। विषम विसारिता की उपस्थिति में सर्वोत्तम रेखीय अनभिनत या निष्पक्ष आकलक भारित न्यूनतम वर्ग विधि द्वारा प्रदान होते हैं। भारित न्यूनतम वर्ग को भारित रैखिक प्रतिगमन के रूप में भी जाना जाता है। वह साधारण न्यूनतम वर्गों और रैखिक प्रतिगमन का एक सामान्यीकरण है जिसमें अवलोकनों के विचरण के ज्ञान को प्रतिगमन में शामिल किया जाता है। प्रश्न नंबर 69 है, समय सारणी विश्लेषण में सारणी की अचरजता का परीक्षण करने के लिए कौन से परीक्षण का उपयोग किया जाता है? पहला मात्रक मूल परीक्षण, दूसरा यादृच्छिक पगडंडी परीक्षण, तीसरा कॉकरिन आर्कट पुनरावृत्तीय कार्यविधि परीक्षण और चौथा है डार्विन वाटसन सांख्यिकी परीक्षण। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर ए, मात्रक मूल परीक्षण। समय सारणी विश्लेषण में
सारणी की अचलता अचरजता का परीक्षण करने के लिए मात्रक मूल परीक्षण का उपयोग किया जाएगा। राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक मानते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों के संयोजन द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 70, यहाँ पे भी हमें सही मिलान करना है। कायक का पश्चिगामी मॉडल ये किसके द्वारा दिया गया है? अनुकूली प्रत्याशा। दूसरा है अल्मोंस का पश्चिमी मॉडल, इसमें हमारा सन्निकट हो जाएगा। तो फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का फोर्थ किस में दिया गया है? सॉरी, फर्स्ट का सेकंड है, एक मिनट। कायक का पश्चिगामी मॉडल ज्यामिति आरोहण से संबंधित है। अल्मंस का पश्चिमीगामी मॉडल सन्निकट बहु से सम्मिलित है। नरलोक के मॉडल समायोजन समीकरण है और कारगेन का मॉडल अनुकूल प्रत्याशा है। तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 है, जब वास्तविक समृद्धि प्राप्ति समृद्धि लक्ष्य से अधिक थी तो पंचवर्षीय योजनाएं कौन सी थी? पहला 5वीं योजना, दूसरा 7वीं योजना, तीसरा 9वीं योजना और चौथा 10वीं योजना। कोड दिए गए हैं ए, बी और सी, दूसरा बी, सी और डी, तीसरा ए और बी और चौथा है सी और डी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3 ए और बी। जब वास्तविक समृद्धि प्राप्ति समृद्धि लक्ष्य से अधिक थी तब 5वीं तथा 7वीं पंचवर्षीय योजनाएं थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्ति का लक्ष्य 4.4% था, जबकि समृद्धि की प्राप्ति 4.9 हुई थी और 7वीं पंचवर्षीय योजना में 5.0 लक्ष्य रखा गया था और प्राप्ति हुई थी 5.5। प्रश्न नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास कार्यक्रम भारतीय सरकार से केंद्रीय प्रवर्तित योजना के रूप में 100% निधिकरण प्राप्त कर रहा है? पहला त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम, दूसरा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तीसरा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और चौथा है महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम। विकल्प हैं ए, बी, सी और डी, दूसरा ए और बी, तीसरा सी और डी और चौथा है ए, बी और सी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4 ए, बी और सी। भारत सरकार से केंद्रीय प्रवर्तित योजना के रूप में 100% निधिकरण त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्राप्त कर रही हैं। प्रश्न नंबर 73 है, निम्नलिखित राज्यों को हाल ही के वर्षों में चालू कीमतों पर राजकीय घरेलू उत्पादों के आकार के अवरोही क्रम में श्रेणीगत करें। पहला कर्नाटक, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 4। सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु और चौथे नंबर पर आता है हमारा कर्नाटक। प्रश्न नंबर 74 है, भारत में निजी अंतिम उपभोग व्यय में खाद्य पेय पदार्थ तथा तंबाकू का हाल ही के वर्षों में क्या हिस्सा रहा? पहला 25%, दूसरा 33%, तीसरा 45% और चौथा 56%। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2 33%। भारत में निजी अंतिम उपभोग व्यय में खाद्य पेय पदार्थ तथा तंबाकू का हाल ही के वर्षों में 33% हिस्सा रहा,
घरेलू तथा गैर लाभकारी संस्थानों द्वारा की गई सेवाओं की अंतिम खपत व्यय को निजी अंतिम उपभोग व्यय कहते हैं। निजी अंतिम उपभोग व्यय में घरों तथा गैर लाभकारी संस्थाओं जैसे मंदिर, गुरुद्वारे आदि द्वारा किए जा रहे अंतिम व्यय को शामिल किया जाता है। प्रश्न नंबर 75 और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन ज्ञात करें। पहला, बचतें, ऋण और बीमा सूक्ष्म वित्त के भाग हैं। दूसरा, भारत में हाल ही में जीडीपी में कृषि का हिस्सा 11% से कम हो गया है। तीसरा, सीएसओ ने उपभोक्ता कीमत सूचकांक श्रृंखला को एक नए आधार 2011 बराबर 100 पर संशोधित किया है। चौथा, भारत में गरीबी का मूल्यांकन एनएसएसओ आंकड़े के आधार पर किया जाता है। कूट है, पहला ए और डी, दूसरा ए और बी, तीसरा ए और सी और चौथा बी और सी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 4, बी और सी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी नेट एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहें। हैव अ गुड डे।